कि गैल्वेनिक सेल के 3 पार्ट होते हैं। क्या क्या? गैल्वेनिक सेल के 3 पार्ट होते हैं हमारे पास, ऑक्सीडेशन ऑफ सेल, रिडक्शन ऑफ सेल एंड क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं हम लोग, है ना। आगे हम लोग बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ डेनियल सेल, है ना। मैंने पहले ही लिख दिया था होमवर्क डिस्कशन, अब रहने दो। ठीक है, आगे हम लोग आज स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ डेनियल सेल। आज वाला लेक्चर इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनना। बेसिक बेसिक बातें क्लियर होगी इसमें ना, बहुत बेसिक बेसिक बातें। वॉइस क्लियर आ रहा है मेरा? हाँ सर। कंस्ट्रक्शन ऑफ डेनियल सेल। जनरली हम लोग क्या करेंगे, सेल का कंसेंट्रेशन ही पढ़ेंगे, बट एक स्पेसिफिक नाम दिया है इसको डेनियल सेल। क्यों? क्योंकि इसमें कैथोड और एनोड फिक्स होता है। एनोड जिंक का होता है, कैथोड कॉपर का होता है। कैथोड और एनोड फिक्स है, इसलिए हम लोग इसको एक डेनियल सेल नाम दे रहे हैं। साइंटिस्ट का नेम है ये, तो उसने अपने नेम पर दे दिया था। तो अब हम लोग बात करते हैं डेनियल सेल बनेगा कैसे। तो नॉर्मल है, जैसा हमने पहले सेल का कंस्ट्रक्शन पढ़ा है, सेम वैसा ही होगा, कुछ ज्यादा अलग नहीं है। मैं बना के बताता हूं तुम्हें सेल। देखो, हमेशा लेफ्ट साइड में हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, लेफ्ट साइड पे क्या ड्रॉ करते हैं? कैथोड। लेफ्ट साइड पर एनोड एबीसी का ऑर्डर होता है हमेशा। लेफ्ट पर एनोड, बीच में ब्रिज एंड राइट में कैथोड, एबीसी के ऑर्डर में हमेशा होता है। ठीक है, तो लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में हमारे पास है एनोड, और एक रॉड होता है बीच में। रॉड को मैं ऐसा बना रहा हूं, ये जिंक का रॉड है ना। एनोड जिंक का होता है, ये जिंक का रॉड है, सॉलिड रॉड है, इसलिए एकदम सॉलिड मतलब पूरा सॉलिड है, तो मैं ऐसा बना रहा हूं इसको। ठीक है, और ऐसे ही मेरे पास इधर कॉपर का कैथोड है। कैथोड किसका है? कॉपर का। तो कॉपर का कैथोड बना देता हूं, ये कॉपर की रॉड है। ठीक है, ये दोनों बीच में से किससे कनेक्टेड होंगे? एक वायर से कनेक्टेड होंगे। ये ऐसा एक वायर से कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव पोलैरिटी है क्योंकि ये एनोड है, ये मेरा एनोड है। नेगेटिव पोलैरिटी वाला ONA मैंने तुम्हें बताया था, और ये मेरा कैथोड है पॉजिटिव पोलैरिटी वाला RPC। इस पर पॉजिटिव पोलैरिटी है। यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं मेरे किस डायरेक्शन में? एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, कैथोड में जा रहे हैं। करंट का डायरेक्शन किधर होगा? इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में? फिजिक्स में पढ़ा होगा, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट। अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है, तो आई से रिप्रेजेंट कर देता हूं कि करंट मेरा अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है, साल्ट ब्रिज बना देता हूं मैं। साल्ट ब्रिज कैसे बनाएं? सॉल्ट ब्रिज को कल भी बहुत दिक्कत हो गई थी सॉल्ट ब्रिज बनाने में, आज थोड़ा ढंग से बनाते हैं। ये मेरा सॉल्ट ब्रिज है। ठीक है, ये मेरा सॉल्ट ब्रिज है। देखो अब हमारे पास क्या है, ये सॉल्यूशन है। अभी मैं नेमिंग कर देता हूं सबकी पूरी अच्छे से। ठीक है, ये मेरा क्या है, दिस इज सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, मान लीजिए इसमें, सपोज करो इसमें KCl फिल है ना, इसमें मान लो इसमें KCl फिल है। ये जिंक का रॉड है, ये कॉपर का रॉड है। ये जिंक का रॉड है, इसलिए इधर जिंक 2+ आयन का एक्वस सॉल्यूशन है। ये कॉपर का रॉड है, इसलिए इधर क्या होगा? कॉपर 2+ आयन का एक्वस सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जिसका रॉड होता है उसी का ही सॉल्यूशन होता है। इसके अलावा और क्या बताना रह गया? ऑलमोस्ट सभी बता दिया, कुछ नहीं बचा। तो ऐसा मेरा कंस्ट्रक्शन होता है किसका? डेनियल सेल का। ABC के ऑर्डर में होते हैं, जैसे कार के अंदर होता है ना एक्सेलरेटर,
एक साइड में एक्सेलेरेटर होता है, एक्सेलेरेटर किस साइड में होता है, सबसे राइट साइड में होता है कार में, तो बीच में ब्रेक होता है और सबसे लेफ्ट में क्लच होता है, बट इधर उल्टा है, एबीसी का ऑर्डर जैसा कार में होता है उसका अपोजिट है, सबसे लेफ्ट में एनोड, बीच में ब्रिज, सबसे राइट में कैथोड। ठीक है, अब इसमें देखो हो क्या रहा है, अब काम की बात क्या है, यहां से, अरे यार ये कहां से आवाज आ रही है, कौन है, आवाज तुम लोगों को भी आ रही है क्या, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है थोड़ा बहुत, मेरे यहाँ से तो नहीं आ रहा, अभी नहीं आ रहा। जी सर। सभी लोग अपने आप को म्यूट रखो, है ना। अब देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जिंक की रॉड से जिंक 2+ आयन सॉल्यूशन में जाते हैं, जिंक की रॉड से जिंक 2+ आयन सॉल्यूशन में जाते हैं, ऐसा हमने पढ़ा था। और यहाँ पर उल्टा होता है, कॉपर 2+ आयन रॉड पर जाते हैं, कॉपर 2+ आयन रॉड पर जाते हैं, यहाँ पर ऐसा होता है। ठीक है, अब देखो होता क्या है उसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। मेन स्टोरी क्या है, तो स्टोरी सुनो। उसके लिए मैं थोड़ा सा सेपरेशन के लिए लाइन खींच देता हूँ ऐसा। स्टोरी क्या है, फर्स्ट पॉइंट हमारे को देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो हमारा एनोड है, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, बोलो बोलो जल्दी ऑक्सीडेशन। बोलो। ऑक्सीडेशन। तो जिंक सॉलिड है वो किस में जा रहा होगा, जिंक 2+ एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा होता है एनोड पर। ऐसे ही मैं कैथोड की बात करूं तो कैथोड पर रिडक्शन होता है, कॉपर 2+ एक्वस, वो यही 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है जो जिंक ने लूज किए हैं, वही 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है जो जिंक ने लूज किए हैं, और क्या बना देता है, कॉपर सॉलिड। तो देखो हमेशा एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है, तो एनोड उतने ही इलेक्ट्रॉन गेनिंग होगी, सॉरी कैथोड पर उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन होंगे जितने इलेक्ट्रॉन एनोड पर लूज हुए हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, कि एनोड से जितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन कैथोड पर गेन होंगे, ना उससे ज्यादा होंगे ना उससे कम होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां है, एनोड से कैथोड की तरफ। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया मेरा ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला। अच्छा, सेकंड पॉइंट है मास ऑफ जिंक रॉड, इधर भी है सेकंड पॉइंट, मास ऑफ कॉपर रॉड। जिंक रॉड का मास कम होगा या ज्यादा होगा टाइम के साथ, कम होगा। जिंक का ज्यादा होगा। जिंक रॉड का मास टाइम के साथ कम होगा, मास ऑफ जिंक रॉड डिक्रीजेस। कोई इसे एक्सप्लेन कर सकता है क्यों होगा? सर उससे इलेक्ट्रॉन लूज पॉजिटिव कर रहे हैं सॉल्यूशन में। लूज करे तो थोड़ा क्योंकि थोड़ा उसका मास भी ये होने लगेगा। क्योंकि जिंक रॉड से जिंक 2+ आयन निकलते जा रहे हैं और सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रहे हैं, तो जिंक की जो रॉड है वो टाइम के साथ श्रिंक होती जाएगी, पतली होती जाएगी। और मास ऑफ कॉपर रॉड बढ़ेगा टाइम इंक्रीज। के साथ। मास ऑफ कॉपर रॉड इंक्रीज करेगा, क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन से कॉपर निकल निकल कर रॉड पर चिपक रहा है। समझ रहे हो बात मेरी? हाँ सर। ठीक है, तो इतना पॉइंट समझ आ गया। लास्ट पॉइंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक 2+ आयन का क्या होगा एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2+ आयन के साथ क्या होगा। सर जिंक 2+ सॉल्यूशन आयन में का वॉल्यूम उतना ही है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम उतना ही है, बस उसमें जो सॉल्यूट है बोले तो जिंक 2+ आयन वो बढ़ता ही जा रहा है टाइम के साथ साथ, क्योंकि रॉड से जो निकल रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक 2+ आयन बढ़ेगा। इस बात से सभी लोग एग्री करते हैं? हाँ सर। ठीक है, और कॉपर 2+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन घटेगी। वो घटेगी, क्योंकि कॉपर 2+ आयन सॉल्यूशन से कम होते जा रहे हैं, इसलिए। तो इतनी कहानी क्लियर है, बोलो। हाँ सर। चलिए, अब आगे बात करते हैं हमारी सेल रिएक्शन की। तो हम लोग बात करते हैं ओवरऑल सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन क्या है, तो इसके लिए हम लोग देखो, एक रिएक्शन तो मैंने लिखा, जिंक सॉलिड से जा रहा है जिंक 2+ +2 इलेक्ट्रॉन। एक रिएक्शन मैंने लिखा कि कॉपर 2+ एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर कर कॉपर सॉलिड बना रहा है।
ये रिएक्शन एनोड पर हो रही है, ये रिएक्शन कैथोड पर हो रही है, तो ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होगा? रिडॉक्स। दोनों को ऐड कर दूं मैं, तो ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होगा? जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस गिव्स जिंक 2 प्लस एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। हमेशा ओवरऑल सेल रिएक्शन निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग? एनोड और कैथोड के रिएक्शन दोनों को को ऐड कर ऐड कर देंगे। एनोड और कैथोड की रिएक्शन को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इतनी बात समझ आ गई सेल के बारे में? हाँ। बट मुझे उम्मीद है कि शायद तुम भूल गए होंगे, तो वापस मैं याद दिला देता हूं। हमारे पास एक होता है स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशन। स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशन कि स्टैंडर्ड स्टेट पर क्या क्या कंडीशन होती है। तो सबसे पहला है उसमें प्रेशर। प्रेशर हम लोग स्टैंडर्ड स्टेट पे कितना मानते हैं? 1 1 बार। 1 atm भी मान सकते हो, बट एक्चुअल में 1 बार होता है। 1 बार और 1 atm ऑलमोस्ट इक्वल ही है। कॉन्सेंट्रेशन कितना मानते हैं? कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए स्टैंडर्ड स्टेट पर? 1 मोल पर लीटर। 1 मोलैरिटी वाला, ठीक है। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 273 के। नहीं, 273 नहीं। हम लोग इसमें बोलते हैं जो हमारा टेम्परेचर होता है वो होता है एनी फिक्स्ड टेम्परेचर। कोई भी टेम्परेचर चलेगा, बट वो फिक्स्ड होना चाहिए। एनी फिक्स्ड टेम्परेचर ब्रैकेट में लिख देते हैं। जनरली हम लोग क्या लेते हैं? जनरली हम लोग लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, है ना। ये होता है, ये सेल के अंदर बात कर रहे हैं हम लोग। सेल में अगर स्टैंडर्ड स्टेट बोला है तो उसका मतलब यही है, ठीक है। चलो देखो, अभी तक हम लोगों ने किसके बारे में बात करी है? अभी तक हम लोगों ने सिर्फ बात करी है किसके बारे में? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में, कि एक इलेक्ट्रोड का एक पोटेंशियल होता है। पर क्या सिर्फ एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल या एक रिडक्शन हाफ सेल से मेरा सेल बनता है, या कंप्लीट उन दोनों को मिलाकर मेरा सेल बनता है? बोलो। दोनों को मिला के। दोनों को मिला के मेरा सेल बनता है। तो अब हम लोग बात करते हैं सेल पोटेंशियल के बारे में, कि मेरा अगर पूरा सेल बना है तो सेल का पोटेंशियल मैं कैसे निकालूंगा? सेल पोटेंशियल, जिसको हम लोग बोलते हैं ई सेल। ई सेल से रिप्रेजेंट करते हैं मेरे सेल पोटेंशियल को, वो कैसे मैं कैलकुलेट करूंगा उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं बोलता हूं क्या? इट इज द पोटेंशियल डेवलप्ड in the cell due to the difference in electrode potential of two half cell। तो देखो क्या है, दो अलग अलग हाफ सेल का एक उनका इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। तो उनके पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है वही हम लोग बोलते हैं सेल पोटेंशियल, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, ध्यान से सुनो। हम लोग लिखते हैं ई सेल इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहां पर होता है? वो एनोड पर होता है। और रिडक्शन पोटेंशियल कहां होता है? वो कैथोड पर होता है। इन दोनों के पोटेंशियल का सम ही मेरा क्या होता है? ई सेल होता है, ठीक है। अभी देखो, हमारे फॉर्मूले को हम थोड़ा सा मॉडिफाई भी करेंगे। एक तो होता है ई सेल, और एक हम लोग बोलते हैं ई नॉट सेल। ई नॉट सेल क्या होता है? ई नॉट सेल का मतलब होता है
ई सेल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन में जो ई सेल होता है उसको बोलते हैं ई नॉट सेल। वो क्या होगा? एसओपी, एनोड का एसओपी प्लस एसआरपी किसका? कैथोड का। इन दोनों का सम कर दो तो ये आएगा। एसओपी का मतलब स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, और एसआरपी का मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखो इसमें एक चीज होती है, जैसे मान लो मेरा कोई ए सॉलिड था, वो A2 प्लस एक्वस में चला गया 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके। अगर उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिफाइन होगा यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्यों डिफाइन हुआ है? सर ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर सपोज करो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल x वोल्ट है, अब मैं रिएक्शन को अपोजिट कर दूं, A2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स ए सॉलिड, तो इसके लिए एक रिडक्शन पोटेंशियल डिफाइन होगा क्योंकि रिडक्शन हो रहा है। तो वो कितना होगा? माइनस। तो यहां से हमें क्या बात समझ आई? हमें ये बात समझ आई कि किसी भी रिएक्शन का कोई पोटेंशियल डिफाइन होगा, अगर उस रिएक्शन को उल्टा कर देते हैं तो उसके पोटेंशियल का साइन कैसा हो जाता है? चेंज हो जाता है। चेंज हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। या फिर हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल लिखते हैं तो भी उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, अब देखो हम लोग, हमारे पास बाद में एक टेबल पढ़ेंगे, या फिर हम लोग पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मेनली हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में डीलिंग करेंगे, तो हम लोग सभी को रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करने का ही ट्राई करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन से देखो, वापस देखो, मैं ऐसा सर लिख एक सकता हूँ। हाँ सर ऐसा जो आपने बोला ना, ये रिएक्शन जो है रिवर्स होगा, उसे एक ही एलिमेंट के लिए होगा क्या सर? ऐसा मीन्स एक ही अभी एलिमेंट देखो में एलिमेंट। कहानी सुनते जाओ, जैसे जैसे कहानी सुनते जाओगे वैसे वैसे समझ आता जाएगा, है ना। अभी सुनते रहो थोड़ी कहानी। अब जैसे देखो मैंने ई सेल लिखा था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड को रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड और उसके आगे नेगेटिव साइन लगा दूं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन में चेंज किया तो साइन नेगेटिव हो गया, बोलो। हाँ। प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड मैंने लिख दिया। तो यहां से देखो जो ई सेल का फॉर्मूला हमारे पास आया है जिसको हमें याद रखना है, वो क्या होता है? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। इस फॉर्मेट में ही हमें फॉर्मूले को याद रखना है। पहला फॉर्मूला तो मेरा ये है कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, सॉरी, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अगर ई सेल ये तो ई नॉट सेल क्या होगा? तो ई नॉट सेल होगा एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। तो ये एसआरपी की टर्म्स में, क्योंकि ये ई नॉट है इसलिए इसको भी हमें याद रखना है। इस पर भी मैं स्टार लगा देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफी काम आने वाला है हमारे लिए। तो हमेशा ई सेल को रिडक्शन की टर्म्स में याद रखें, एक फॉर्मूला याद रखें, बाकी सारे फॉर्मूले तो इनसे हम लोग बना लेंगे। ई सेल इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ऐसे ही नॉट है तो आरपी की जगह एसआरपी कर दो, बस कैथोड माइनस एनोड हमें लिखना है। चलो, जैसे मान लो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूं ना, बेसिक क्वेश्चन एकदम। क्वेश्चन क्या है कि तुम्हें ई नॉट दे रखा है किसका? जिंक का। जिंक से जिंक 2 प्लस कितना दे रखा है? 0.4 वोल्ट। और ऐसे ही दे रखा है ई नॉट कॉपर का, कॉपर से कॉपर 2 प्लस का दे रखा है कितना? 0.3 वोल्ट। तुम्हें पूछा है ई नॉट सेल बताओ क्या होगा। तो मुझे एक बार तुम करके बताओ, नहीं आता तुम्हें तो मैं बताऊंगा।
सर माइनस 0.1 वोल्ट। नहीं नहीं नहीं, रॉन्ग है। 0.7। देखो, तुम्हें कहानी अभी लग रहा है समझ आई नहीं, मैं वापस बताता हूँ। पहले तो बताओ हमारा एनोड कौन है और कैथोड कौन है? एनोड जिंक है और कैथोड कॉपर है। एनोड जिंक है और कैथोड कॉपर है ना? ये हमने अभी पढ़ा इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। वैसे एक्चुअली क्वेश्चन में हमें एनोड और कैथोड भी खुद ही डिफाइन करना पड़ेगा, वो कैसे करेंगे वो तो हम बाद में पढ़ेंगे ही। तो देखो, ई नॉट जिंक से जिंक 2+ दे रखा है। क्या ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। है? ऑक्सीडेशन दे रखा है क्योंकि जिंक जिंक 2+ में जा रहा है। ये देखो यहाँ से जिंक था, ये जिंक 2+ में जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें दे रखा है। हमें तो पूरे रिडक्शन के फॉर्मेट में ही बात करनी है, बस ये बात मान लो, क्योंकि मेरे फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने मार्क किए हैं बॉक्स बना के, वो रिडक्शन वाले हैं। तो अगर इसको मैं रिडक्शन की टर्म में चेंज करूं, मतलब ई नॉट जिंक 2+ से जिंक, तो ये क्या बनेगा, वैल्यू क्या होगी? -0.4। -0.4 वोल्ट। सेम ऐसा ही एक वैल्यू हमको दे रखा है ई नॉट कॉपर से कॉपर 2+, ये 0.3 वोल्ट है। ये रिडक्शन फॉर्मेट में दे रखा है या ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन का दे के रखा है। तो इसको भी हम लोग रिडक्शन में चेंज कर दें तो ये कुछ ऐसा दिख 0.3 वोल्ट। ध्यान रखो, यस नहीं ऐसा नहीं लिखेंगे, ऐसा लिखना भी बेकार होगा। ये मेरा एनोड है जिंक और ये मेरा कॉपर कैथोड है, इतना तो पता है। अब मेरा ई नॉट सेल निकालना है, उसका फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ा था, एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड, ऐसा ही पढ़ा था फॉर्मूला। हाँ सर। एसआरपी ऑफ कैथोड कितना है? -0.3 वोल्ट। देन एसआरपी ऑफ एनोड कितना है? -0.4 वोल्ट। तो माइनस साइन ऑलरेडी है और एक अंदर माइनस और, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या 0.1 वोल्ट आएगा। हाँ सर। तो ये होगा आंसर। तुम लोगों ने पता नहीं क्या किया। बोलो, समझ में आई बात या नहीं आई? आ गए सर। हाँ ठीक है, चलिए अब हम लोग वापस से नोट डाल के कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है मेरे नोट का? नोट का फर्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। फर्स्ट, फॉर spontaneous working of cell, E cell must be, कोई भी सेल है वो मेरा वर्क करेगा, वो डिपेंड करेगा उसके ई सेल की वैल्यू कितनी है। तो उसका जो ई सेल है मतलब उसका वोल्टेज, तो कोई भी सेल को वर्क करने के लिए उसका वोल्टेज कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो? बताओ कि हमारा सेल अपने आप काम करे तो ई सेल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो? पॉजिटिव। कभी तुमने ऐसा सुना है क्या कि भाई -1 वोल्ट की बैटरी लिया, प्लस में ही सुने होंगे वोल्टेज सारे। हाँ सर। तो मैंने लिख दिया कि फॉर स्पॉन्टेनियस वर्किंग ऑफ सेल ई सेल मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। कोई भी सेल हमारा तभी काम करेगा जब उसका ई सेल क्या हो, जीरो से बड़ा हो, अदरवाइज सेल काम नहीं करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, if E cell is equal to 0 volt, then cell reaction is at equilibrium
and it will not लिखना चाहिए, and it will not produce any energy. And it is completely discharged. इस बात को भी मैं बताऊंगा क्या है कहना चाह रहा है ये। अगर हम बोल रहे हैं कि मेरा सेल क्या है, 0 हो गया वोल्ट, तब भी हमारा सेल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ गया है, मतलब मेरा सेल काम नहीं करेगा। कभी कोई तुमने ऐसा सेल सुना है जिसका वोल्टेज 0 और वो काम करता हो? सुना है कभी ऐसा? नहीं। थर्ड पॉइंट, if E cell is less than 0 volt, अगर नेगेटिव में है वोल्टेज, then cell reaction is feasible in opposite direction, means cell is charging, मतलब सेल मेरा चार्ज हो रहा है। जैसे मान लो अगर मैं कोई सेल रिएक्शन लिखूं तो सेल रिएक्शन कैसी होगी कि इधर मेरा रिएक्टेंट होगा, वो प्रोडक्ट के साथ इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है, ऐसा होगा। अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है तो मतलब हमारे को क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, मतलब मैं क्या बोलूंगा, सेल इज डिस्चार्जिंग। और सेल डिस्चार्ज कब होता है? जब हम उसको यूज में ले रहे हैं तभी तो सेल डिस्चार्ज हो रहा होगा, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। मतलब उसका ई सेल क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। सेल तभी डिस्चार्ज हो सकता है, जिसको हम तभी यूज में ले सकते हैं जब उसका ई सेल पॉजिटिव हो। अगर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, इसका मतलब सेल इज चार्जिंग, सेल मेरा चार्ज हो रहा है, वापस से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है, ताकि हम लोग वापस रिएक्टेंट जब बन जाए तो उसको हम लोग पूरा काम में ले सके। तो अब ई सेल इसका क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। इसका ई सेल है नेगेटिव, क्योंकि सेल मेरा डिस्चार्ज हो रहा है, सॉरी चार्ज हो रहा है। अगर हम लोग बोल रहे हैं हम लोग बिल्कुल इक्विलिब्रियम पर बैठे हैं, हम लोग कहाँ है, इक्विलिब्रियम पर, ना सेल रिएक्शन आगे जा रही है ना पीछे जा रही है, मतलब ई सेल कितना है, 0। ना ही सेल चार्ज हो रहा है ना ही डिस्चार्ज हो गया, मतलब बैटरी एकदम खत्म हो चुकी है, अब ना ही हम उससे पावर ले सकते हैं, और उसको हम लोग अभी चार्ज पर भी नहीं लगाया है। तो ये फंडा समझ आया क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ सर। तो सेल में हमेशा ऐसा ही होगा कि कोई भी सेल रिएक्शन होगी, जैसे मान लो एक मैंने ओवरऑल सेल रिएक्शन यहाँ पर भी लिखी थी, जैसे देखो ये वाली रिएक्शन भी इक्विलिब्रियम वाली होगी, बट मैंने तो एक डायरेक्शन में एरो बनाया है। तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में तभी जाएगी जब ई सेल पॉजिटिव होगा, और जब हम सेल को चार्ज करते हैं तो उसका ई सेल नेगेटिव हो जाता है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन जा रही है। इतना क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। अब हम लोग बात करते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन और सेल नोटेशन, कि हम लोग किसी भी सेल को डिनोट कैसे करते हैं। बार बार वो इतना बड़ा डायग्राम थोड़ी बनाएंगे, जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनाया था, पूरा सर्किट ड्रॉ नहीं करेंगे हम लोग, एक लाइन में पूरे सॉल्ट को लिखकर बता देते हैं। वो कैसे बताएंगे उसके बारे में बात करते हैं। किसी भी सेल को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है कि हम एक लाइन लिखे और हमें पूरा समझ आ जाए कि क्या हो रहा है, तो सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका मैं बता देता हूँ, सुनना ध्यान से। फर्स्ट पॉइंट, हम लोग लेफ्ट साइड में तो लिखते हैं एनोड की रिएक्शन, बीच में लगाते हैं 2 वर्टिकल पैरेलल लाइन, और राइट साइड में लिखते हैं कैथोड की रिएक्शन। ये वर्टिकल पैरेलल लाइन किसको डिनोट करती है? कैथोड और एनोड के बीच में वर्टिकल 2 पैरेलल लाइन किसको डिनोट करती है? सॉल्ट ब्रिज।
सॉल्ट ब्रिज। ये लाइन डिनोट करती है किसको? सॉल्ट ब्रिज को। ठीक है, तो दो वर्टिकल लाइन बनाते हैं कैथोड और एनोड के बीच, जो सॉल्ट ब्रिज को डिनोट करती है, और लेफ्ट में हमेशा कैथोड का, सॉरी लेफ्ट में हमेशा एनोड का रिएक्शन, राइट में हमेशा कैथोड का रिएक्शन। सेकंड पॉइंट क्या है? इफ कंपोनेंट्स आर इन सेम फेज देन separated by comma, है ना, and if they are in different phase then separated by single vertical line। ठीक है, वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे मान लो ऑक्सीडेशन हो रहा है किसी भी सेल में, और Fe2 प्लस एक्वस से वो Fe3 प्लस एक्वस में चला गया, ऑक्सीडेशन हो रहा है, Fe2 प्लस एक्वस से Fe3 प्लस एक्वस में चला गया, तो ये दोनों Fe2 प्लस और Fe3 प्लस सेम फेज में या अलग अलग फेज में? सेम फेज में है, तो इनको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, सेपरेट करेंगे बाय कॉमा से। क्यों? क्योंकि ये सेम फेज में है। अगर मान लो जिंक सॉलिड था, वो ऑक्सीडाइज होकर जिंक 2 प्लस एक्वस में चला गया, तो ये सेम फेज में या डिफरेंट फेज में? डिफरेंट फेज है। तो इसको हम लोग एक वर्टिकल लाइन बनाकर सेपरेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंट फेज में है। सेकेंड पॉइंट ये है कि भाई सेम फेज में तो ऐसा, डिफरेंट फेज में हो तो ऐसा। पॉइंट नंबर 3, the concentration of the solution and pressure, अगर गैस हुआ तो प्रेशर की बात करेंगे, of gas is written in a small immediately after writing the substance। उसका मतलब क्या भी मैं बताता हूँ। writing the substance, EL कॉपर सॉलिड से कॉपर एक्वस, तो कॉपर एक्वस होगा, उसके लिए तो कॉन्सेंट्रेशन डिफाइन होगी ना, तो उसको ऐसे लिखूंगा, कॉपर सॉलिड से कॉपर एक्वस, मान लो उसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 m है, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 m को मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा ऐसा। अब जैसे मान लो गैस हुआ, कहीं पर ऐसा लिखा मैंने, Cl2 गैस से, गैस मान लो उसका प्रेशर है 1 बार, तो गैस से 1 बार प्रेशर था, वो किस में कन्वर्ट हुआ? Cl माइनस एक्वस में, तो उसके कॉन्सेंट्रेशन भी लिख दूंगा, मान लो जैसे 1 m है तो 1 m। समझ आया कैसे लिखेंगे कि गैस का प्रेशर है तो उसी के साथ ब्रैकेट में लिख दो, अगर एक्वस है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन है तो ब्रैकेट में लिख दो। बोलो। हाँ सर। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक मैं कंप्लीट सेल लिख के बताता हूँ, कंप्लीट सेल लिख के बताता हूँ। जैसे मान लो किसी ने लिखा कॉपर सॉलिड से किस में कन्वर्ट हुआ? कॉपर 2 प्लस एक्वस में, जिसका कॉन्सेंट्रेशन 0.2 m था, फिर दो वर्टिकल लाइन बनाई, फिर Cl2 गैस थी जिसका प्रेशर मान लो 2 बार था, फिर वो Cl माइनस एक्वस जिसका कॉन्सेंट्रेशन
0.1 m था। फिर इसके बाद लास्ट में ना एक लिख दिया कार्बन सॉलिड। तो कार्बन सॉलिड लास्ट में लिखने का मतलब क्या हुआ? ये हुआ, इसका मतलब है कार्बन सॉलिड लास्ट में लिखने का मतलब है इनर्ट रॉड ऑफ ग्रेफाइट। कभी भी अगर इनर्ट रॉड का यूज कर रहे हैं तो हमेशा वो बिल्कुल टर्मिनल्स पर लिखी जाती है, बिल्कुल कॉर्नर्स पे। तो हमें यहाँ पर क्या जरूरत पड़ा इनर्ट का यूज करने का? हमें ऐसा क्यों जरूरत पड़ा है हम लोग यहाँ पर इनर्ट यूज करें? बताओ। एक्चुअली इनर्ट इसलिए यूज किया है क्योंकि देखो एनोड साइड पे तो कॉपर सॉलिड है, तो कॉपर सॉलिड खुद एक रॉड की तरह काम कर सकता है। बट कैथोड साइड में एक गैस है Cl2 और एक सॉल्यूशन है एक्वस, तो हमें एक रॉड तो चाहिए ही चाहिए। तो हमने इनर्ट ग्रेफाइट का रॉड ले लिया है जो किसी से रिएक्शन भी नहीं करेगा बट रॉड की तरह काम भी करेगा। समझ आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही? हाँ सर। चलो हाँ सर। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूँ, वो क्वेश्चन तुम लोग करो, उससे पता चलेगा तुम्हें कितना समझ आया और कितना नहीं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमें दे रखा है ए सॉलिड है, वो A3+ एक्वस में कन्वर्ट हो गया जिस पर उसका कॉन्सेंट्रेशन था 0.1 m। फिर दो वर्टिकल पैरेलल लाइन। फिर आगे क्या हुआ? B2+ एक्वस था जिसका कॉन्सेंट्रेशन था 0.01 m, से वो बी सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। ये हमको रिएक्शन में लिख के दे रखा है। अब हमें तुम्हें खुद से ही मानना है क्या कैथोड है क्या एनोड है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, सब तुम्हें ही सोचना है। हमें एक चीज और दे रखी है, ई नॉट दे रखा है किसका? ई नॉट दे रखा है ए से A3+ का 4 वोल्ट एंड ई नॉट दे रखा है बी से B2+ का 1 वोल्ट। हमें पता क्या लगाना है? फर्स्ट ई नॉट सेल, सेकंड नेट सेल रिएक्शन लिखनी है। बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इससे मतलब बहुत कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है। थर्ड हमें क्यू पता लगाना है। क्यू का मतलब समझते हो या भूल गए? क्या होता है क्यू? चार्ज। रिएक्शन कोशेंट। क्या होता है रिएक्शन कोशेंट? सुना है कभी नाम या भूल गए? हाँ सर। हाँ सर। तो देखो ये मैंने सब कुछ लिखा है, अब तुम मुझे बताओ, आंसर बताओ क्या होगा। 5 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, अच्छे से सोच के करो और बताओ क्या होगा। सर ई नॉट सेल 3 वोल्ट सर। पूरा कर दो एक बार फिर मैं बताता हूँ आंसर क्या होगा।
हुआ क्या? हाँ सर। क्या आंसर आ रहा है? सर 3 वोल्ट आया उसका पहले का, और सेकंड का फॉरवर्ड। फॉरवर्ड तो जाएगा ही, क्योंकि ई सेल पॉजिटिव है। रिएक्शन होगा क्या वो बताओ। देखो इधर हम कैसे करेंगे। हम्म, हमें पता है फर्स्ट हमें क्या निकालना है, ई नॉट सेल। ई नॉट सेल क्या होता है? एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। कैथोड पर कौन है और एनोड पर कौन है? सर एनोड पे ये ए है। एनोड पर ए है क्योंकि वो लेफ्ट साइड में लिखा है, और एनोड पे कैथोड ए पर है बी है। सर, और कैथोड पे बी। हम्म, कैथोड पर बी है क्योंकि वो राइट साइड में लिखा है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले एनोड का निकालते हैं। जैसे A3+ दे रखा है कितना, 4 वोल्ट। क्या एसआरपी वाला डेटा है या एसओपी वाला डेटा है? एसओपी। एसओपी है तो इसको एसआरपी में कन्वर्ट करेंगे A3+ से ए, तो क्या बनेगा ये -4 वोल्ट। ऐसे मैं कैथोड का निकालता हूं। कैथोड पर दे रखा है E0 बी से B2+, ये दे रखा है 1 वोल्ट। तो ये एसआरपी है या एसओपी? एसओपी। बी। ये भी ऑक्सीडेशन वाला दे रखा है, तो इसको भी रिडक्शन में कन्वर्ट करो, तो आ गया -1 वोल्ट। अब E0 सेल एसआरपी ऑफ कैथोड मतलब -1 माइनस एसआरपी ऑफ एनोड -4, तो यहां से आएगा 3 वोल्ट। समझ गए? हाँ सर। सेकंड बात करते हैं नेट सेल रिएक्शन का। तो देखो सेल रिएक्शन हो क्या रहा है, एनोड पर क्या हो रहा है, ए से A3+ बन रहा है 3 इलेक्ट्रॉन वो करके, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके, ऐसा ही हो रहा है। ए से A3+ बन रहा है एनोड पर, और कैथोड पर क्या हो रहा है, B2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके बी बना रहा है। ये कैथोड पर हो रहा है रिडक्शन। बोलो, कैथोड पर यही हो रहा है, एनोड पर वही हो रहा है। हाँ सर। हाँ और हमेशा अपने को क्या करना है, हमेशा कैथोड और एनोड पर इलेक्ट्रॉन सेम रखने हैं, कि कैथोड पर जितना इलेक्ट्रॉन गेन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन एनोड पर लूज होगा। पर यहाँ पे तो देखो कैथोड पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए बट एनोड पर 3 इलेक्ट्रॉन लूज हुए। तो इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 3 से, और ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, 2A सॉलिड प्लस 3B2+ एक्वस gives 2A3+ सर थोड़ा एक्वस प्लस 3B सॉलिड। समझ आया रिएक्शन? बोलो। हाँ सर। अरे किसी को कोई डाउट है ओवरऑल रिएक्शन में तो बताओ। सर पेज नहीं दिख रहा आपने जो लिखा है। नहीं दिख रहा क्या? दिख रहा होगा, मैंने तो यही लिखा है। क्या नहीं दिख रहा क्या जो मैंने लिखा है? दिख रहा है दिख रहा सर। है सर। दिख रहा है। तो ये ओवरऑल रिएक्शन मैंने लिख दिया। हमेशा देखो कभी भी सेल में ओवरऑल रिएक्शन लिखना हो तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको कैंसिल करना ही पड़ेगा, कि जितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए उतने गेन करवाने ही पड़ेंगे। ठीक है, अब देखो थर्ड क्यू हमें निकालना है। तो क्यू निकालने के लिए पहले तो लिख दो सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्यू निकालने के लिए। तो 2A सॉलिड प्लस 3B2+ एक्वस गिव्स 2A3+ एक्वस प्लस, एक्चुअल में रिवर्सिबल रिएक्शन होगा ना, 3B सॉलिड
देखो सॉलिड का तो कोई कंसंट्रेशन नहीं होता है, ऐसा पढ़ा है हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में। क्या सॉलिड का कोई कंसंट्रेशन होता है? नहीं सर। सिर्फ एक्वस का ही कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो देखो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कितना कितना दे रखा है क्वेश्चन में, देखो कॉन्सेंट्रेशन कितना कितना दे रखा है। ए का 0.1 m और बी का 0.01 m। इसका तो है 0.01 m और इसका है 0.1 m। तो अगर मैं इसमें Q का वैल्यू लिखूं तो Q का वैल्यू ऐसा लिख सकता हूं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A3+ का स्क्वायर ये आएगा 10⁻⁻1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे आएगा 10⁻⁻2 का क्यूब। सॉल्व करोगे तो 10⁴ आंसर आ जाएगा। समझ गए या नहीं समझे? हाँ सर समझा। चलो ठीक है, समझ गए तो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। हमारे नेक्स्ट पॉइंट इज, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या? रिलेशन। सर एक बार वापस बताएंगे क्या सर क्यू वाला पार्ट? रुक जा बताता हूँ। रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड ई सेल। क्या रिलेशन होता है डेल्टा जी और ई सेल में? हाँ ले देख ले, क्या देखना है क्यू वाले पार्ट में? नहीं सर, मेरा वो फ्लक्चुएट वाला नेट से वो मिस हो गया था मेरा, वही। हाँ सर, हो गया। देखो डेल्टा जी और ई में एक डायरेक्ट रिलेशन मेरे पास होता है। क्या वो होता है जो हमें डायरेक्टली याद भी रखना है? डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF ई सेल, या फिर मैं डेल्टा जी नॉट अगर लिखता हूं, डेल्टा जी नॉट वो क्या होगा? -NF ई नॉट ऑफ सेल। इन दोनों फॉर्मूले को याद रखें, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वापस काफी काम आएंगे पूरी जगह। अब इनमें इनका मतलब क्या क्या है वो मैं तुम्हें बता देता हूं। देखो डेल्टा जी तो गिब्स फ्री एनर्जी होती है, तुम लोग पहले जान ही चुके हो, ई सेल के बारे में पढ़ ही लिया है। एफ का मतलब क्या होता है? फैराडे का नाम तो सुना ही होगा। हाँ सर। और 1 फैराडे में कितना चार्ज होता है? 96,500 कूलम। 96500 कूलम। अब देखो एन का मतलब क्या होता है? एन के मतलब में जनरली बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो उसके लिए मैं दो तरीके से लिखवाता हूं एन। फर्स्ट फॉर हाफ सेल, देखो ये रिलेशन दोनों के लिए वैलिड है, वैलिड फॉर बोथ हाफ सेल एंड कंप्लीट सेल। चाहे हाफ सेल रिएक्शन लिखो चाहे कंप्लीट सेल का रिएक्शन लिखो, दोनों के लिए वैलिड है। तो फॉर हाफ सेल के लिए एन का मतलब क्या होता है? हाफ सेल के लिए एन का मतलब होता है वो भी हम लोग पढ़ेंगे, और कंप्लीट सेल के लिए एन का क्या मतलब है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। और कंप्लीट सेल, हाफ सेल के लिए मैं लिखता हूं एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन अ रिएक्शन। जैसे मान लो यहाँ पर दो हाफ सेल का रिएक्शन था, एक एनोड का था एक कैथोड का था, तो एनोड वाली रिएक्शन के लिए एन का वैल्यू कितना है?
मतलब ऐसा मान के चलो कि तुम्हें सिर्फ एनोड वाली रिएक्शन ही दे रखी होती, तो एनोड वाली रिएक्शन में एन का वैल्यू कितना होता? 6। अरे 6 तो तूने बाद में कैंसिल आउट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करा ना। अगर सिर्फ तुझे एनोड वाली रिएक्शन ही दे रखी होती और कुछ नहीं होता तो 2 से मल्टीप्लाई थोड़ी 3। करता। 3। और कैथोड वाले के लिए कितना है? 2। 2। ठीक है। अब फॉर कंप्लीट सेल एन का वैल्यू कितना होता है? नंबर ऑफ कैंसल्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो कंप्लीट सेल बना है इसमें एन का वैल्यू कितना था? 6। 6, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन मेरे कैंसल हुए। तो एन, एफ और इनका मतलब समझ आ गया? बोलो। हाँ सर। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ डेल्टा जी क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। डेल्टा जी की प्रॉपर्टीज हम लोग सेल में, अच्छा प्रॉपर्टीज के पहले तो फिजिबिलिटी की बात करते हैं ना, वो भी तो बतानी है मेरे को। हम लोग बोलते हैं क्या, फॉर वर्किंग सेल, अगर सेल मेरा वर्किंग कंडीशन में है तो डेल्टा, सॉरी सेल मेरा वर्किंग कंडीशन में है तो ई सेल का वैल्यू क्या होना चाहिए? बोलो। अगर सेल मेरा वर्किंग है तो क्या पॉजिटिव। होगा? पॉजिटिव। ई सेल शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर ई सेल ग्रेटर देन 0 तो डेल्टा जी क्या होना चाहिए? अगर देखो रिलेशन देखो, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, अगर ई सेल पॉजिटिव है तो डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव। 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 तो हमने बोल दिया कि अगर मेरा सेल वर्किंग कंडीशन में है तो या तो ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए या फिर डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, तभी मेरा सेल काम करेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ डेल्टा जी। ये क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी काम आएगी। क्या है फर्स्ट पॉइंट, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये तो मैंने तुम्हें थर्मोडायनेमिक्स में पहले भी बताया है कि डेल्टा जी क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब, बताओ। क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। जो क्वांटिटी पर डिपेंड करता हो, जैसे मास होता है, वॉल्यूम होता है, सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। तो क्वेश्चन में काम कैसे आएगा ये मेरे, क्वेश्चन में ऐसे काम आएगा, जैसे मान लो कोई रिएक्शन है, वो मेरा ये रिएक्शन है। अगर इस रिएक्शन का डेल्टा जी मैंने डिफाइन किया एक्स, इस रिएक्शन का डेल्टा जी एक्स है। अब इस रिएक्शन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब रिएक्शन का डेल्टा जी क्या हो जाएगा? 3x। 3x। तो किसी भी रिएक्शन को हम लोग किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका डेल्टा जी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। सेकेंड चीज, इट इज एन एडिटिव प्रॉपर्टी। मतलब हम लोग डायरेक्ट ऐड भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने एक रिएक्शन लिखा ए से ए प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, उसके लिए डेल्टा जी का वैल्यू था सपोज करो एक्स। यार एक सेकंड रुको ना, एक कॉल आ रहा है इंपॉर्टेंट, मैं बात कर लेता हूँ। हाँ सर। नहीं सर, जो अपना ये इस बार जो 12th वाला पेपर बनाया ना, उसका जो एग्जैक्ट जो बच्चों को देने वाले हैं ना, वो सेंड कर दो ताकि मेरे पास नंबर आ जाए कि क्या नंबर है उसमें। मतलब मेरे को एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर देखना है कि जैसे मान लो अगर केमिस्ट्री 26 नंबर से स्टार्ट होगा तो ताकि मैं सॉल्यूशन बनाऊं तो उसमें क्वेश्चन नंबर 26 लिख दूं, ताकि फिर कंफर्ट रहे बच्चों के लिए, है ना? ठीक है। हाँ फैकल्टी वाला कॉपी देना मेरे को ना, मतलब जिसमें आंसर मार्क और सॉल्यूशन भी हो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है।
हाँ तो देखो क्या करना है अपने को। अगर कोई रिएक्शन है जिसमें ए से ए प्लस और इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो डेल्टा जी क्या होगा, एक्स। अगर एक और रिएक्शन मैंने लिखा ए प्लस से ए टू प्लस जा रहा है प्लस इलेक्ट्रॉन, उसका डेल्टा जी है मान लो वाई। अब मैंने मान लो इन दोनों रिएक्शन को ऐड किया, को ऐड करने पर मैं इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकता हूं, ए प्लस से तो ए प्लस कैंसिल हो जाएगा ना। हाँ सर। ठीक है, तो इस रिएक्शन का डेल्टा जी क्या होगा, एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो कोई भी दो रिएक्शन हो उनको ऐड किया है तो उनका डेल्टा जी डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डेल्टा जी, दो ही प्रॉपर्टी पढ़ी है मैंने, ये समझ आ गई? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ई सेल। ई सेल की प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब अमाउंट पर डिपेंड नहीं करेगा ई सेल। जैसे मान लो कि मैंने कैथोड में भी 1 लीटर का सॉल्यूशन भरा, एनोड पे भी 1 लीटर का सॉल्यूशन भरा और मेरा वोल्टेज 2 वोल्ट है। अगर मैं उनमें 10-10 लीटर का सॉल्यूशन भर दूं कैथोड और एनोड दोनों साइड में, तो भी मेरा वोल्टेज 2 वोल्ट ही रहेगा। तो 10 लीटर सॉल्यूशन भरने से फर्क क्या पड़ा? बताओ। बोलो बोलो। अगर मेरा 1 लीटर सॉल्यूशन भरा है कैथोड और एनोड में और मेरा बैटरी का वोल्टेज अगर 2 वोल्ट है, अगर 1 लीटर की जगह मैं 10 लीटर रख दूं तो उससे फर्क ये पड़ेगा, वोल्टेज तो सेम रहेगा बट फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि अगर पहले मेरी बैटरी मान लो 2 दिन में डिस्चार्ज हो रही थी तो सपोज करो अब इस बार 20 दिन में डिस्चार्ज होगी। समझे मतलब? वोल्टेज सेम रहेगा बट बैटरी का जो ड्यूरेशन है ना वो बढ़ जाएगा। अरे समझे क्या? हाँ सर। तो अगर मान लो मैंने लिखा ए से ए प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, अगर उसका ई सेल एक्स वोल्ट है और उसको मैं 3A से 3A प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन करता हूं तो उसका वोल्टेज 3x के इक्वल नहीं होगा। ई मल्टीप्लाई नहीं होता, हमेशा मल्टीप्लाई कौन होता है? डेल्टा जी। ई हमेशा उसका 3x के इक्वल नहीं रहेगा। समझ रहे हो बात? हाँ। सेकेंड पॉइंट, इट इज नॉट एन एडिटिव प्रॉपर्टी। डेल्टा जी और डेल्टा ई की जो प्रॉपर्टीज है वो एकदम अपोजिट है। डेल्टा जी अगर एडिटिव है तो ये एडिटिव नहीं है। मतलब कि अगर मैंने बोला कि ए से A2 प्लस बन रहा है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, उसके लिए ई सेल एक्स वोल्ट है, और एक बन रहा है B2 प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बी बनेगा ना, हाँ, उसके लिए ये मान लो सपोज करो 2y वोल्ट है, और इन दोनों को ऐड किया A से B2 प्लस गिव्स A2 प्लस से B, तो ई सेल इसका आएगा वो क्या हम बोल सकते हैं डायरेक्टली x प्लस 2y के इक्वल आए? बोल सकते हैं ऐसा? नहीं सर। नहीं। नहीं बोल सकते। ठीक है, तो सिंपल सी फंडा है, कभी भी एडिशन या फिर ये मल्टीप्लीकेशन ई में नहीं करना है, किसमें करना है? डेल्टा जी। डेल्टा जी में। फिर एक बार मुझे डेल्टा जी पता पड़ गया तो उसकी हेल्प से तो मैं ई निकाल ही सकता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे दोनों का रिलेशन पता है। रिलेशन क्या है? माइनस बताओ। एन एफ ई सेल। माइनस एन एफ ई सेल। चलो इसी बात पर एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। जो ये क्वेश्चन दे रहा हूं ना मैं अभी, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जेईई मेंस में।
थोड़ा डेटा सिंपल रख देते हैं, ताकि सिंपल क्यों, कैलकुलेटर यूज कर लेना। इग्नोर दे रखा है कॉपर प्लस से कॉपर 2 प्लस माइनस 0.13153 वोल्ट। तो मैं E0 पूछा है कॉपर प्लस से कॉपर का, ये कितना होगा, करके बताओ ये क्वेश्चन। क्या आ रहा है आंसर बताओ। 0.490 volts. पॉइंट 490. नहीं नहीं, रॉन्ग है। Point 590. नहीं, यार करके बताओ यार, एक एक तो कोई सही बताओ आंसर। एक जना भी सही नहीं बता रहा, कुछ तो बताओ, क्या कर रहे हो तुम लोग। तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है कैसे कर रहे हैं कुछ। हाँ, सर 0.184। नहीं नहीं नहीं, देखो मैं तुम्हें ना एक क्वेश्चन करके बताता हूँ कैसे करना है, सर 0.26। देन नहीं नहीं नहीं,
एक एक मैं करके बताता हूँ, फिर इसके बाद एक और मैं पूछूंगा तुमसे, वो तुम मुझे बताना। एक तो देखो, एक रिएक्शन दे रखा है कॉपर 2+ से वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर में जा रहा है, ठीक है। एक रिएक्शन दे रखा है कॉपर प्लस से वो कॉपर 2+ में जा रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। इसका ई सेल हमें दे रखा है, एक्चुअल में ई सेल नहीं, ई नॉट सेल हमें इसका दे रखा है कितना, 0.337। ऐसे ही इसका ई नॉट सेल दे रखा है मुझे क्या, -0.153। जिस रिएक्शन का पूछा है वो रिएक्शन क्या होगा, कॉपर से कॉपर अगर एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये थर्ड वाला रिएक्शन कैसे लेके आए, मैं फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन को ऐड कर दूं तो थर्ड रिएक्शन आ जाएगा, बोलो। हाँ हाँ। सर। ठीक है, तो अगर मान लो फर्स्ट वाली रिएक्शन के लिए मैं डेल्टा G1 डिफाइन करता हूँ, सेकंड वाली रिएक्शन के लिए डेल्टा G2 डिफाइन करता हूँ, थर्ड वाली रिएक्शन के लिए डेल्टा G3 डिफाइन करता हूँ, तो डेल्टा G1, G2 और G3 में क्या रिलेशन होगा? सर डेल्टा G3 इज इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2, ऐसा ही होगा, बोलो। हाँ। हाँ थर्ड वाले रिएक्शन का ई नॉट सेल मैंने मान लिया एक्स है, जो मुझे कैलकुलेट करना है। तो अब देखो डेल्टा G3 को क्या लिखूंगा मैं, -NF ई सेल कितना x इज इक्वल टू डेल्टा G1 को -NF ई सेल कितना 0.337। ऐसे डेल्टा G2 को -NF ई सेल कितना -0.153। ये लिख सकते हैं सभी के लिए। हाँ हाँ। सर। डेल्टा G3 के लिए n का वैल्यू कितना है, G3 के लिए n का वैल्यू कितना है, थर्ड रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? सर एक इलेक्ट्रॉन है। तो -1 इंटू एफ इंटू एक्स ऐसा लिख सकता हूँ। ऐसे ही G1 के लिए n कितना है, 2 2 इंटू एफ इंटू 0.337। अब देखो इस माइनस को मैं बाहर ले आता हूं तो ये प्लस हो जाएगा, बोलो। हाँ। हाँ सर। n कितना है इसमें, सेकंड वाले में n कितना है, 1। और ये माइनस बाहर ले आया था तो ये 0.153। अब सर देखो f तो, हाँ सर हाफ रिएक्शन के केस में सर हम कोई भी साइड का इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं क्या सर, हाँ रिएक्शन हाँ, साइड? मैंने तो सिर्फ यही लिखवाया था ना, रिएक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन रिएक्शन, तो कोई भी साइड का ले सकते हैं। ओके सर। अब देखो f तो कैंसिल हो जाएगा सभी से, तो यहाँ बचेगा -x, यहाँ बनेगा माइनस में 7 इंटू 2 14, 14 और 6 7 और एक 6, 0.674 प्लस में 0.153 ऐसा बनेगा। ऐसा ही बनेगा क्या, सही लिखा मैंने? हाँ सर। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 0.674 माइनस 0.153। इसको सॉल्व करो कितना आता है, 674 माइनस 153, 0.521। तो x इक्वल टू 521 वोल्ट। क्या ये आया था किसी के आंसर? सर वो मैंने लास्ट वो G3 का जो रिएक्शन है उसमें N2 लिया था, इसलिए मेरा सर ज्यादा आ रहा था। ठीक है यार, मेरे पास जो सॉल्यूशन लिखा है ना उसमें रॉन्ग किया हुआ है। ठीक है, समझ गए सभी लोग कैसे करना है क्वेश्चन को? हाँ सर। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं। क्वेश्चन क्या है, will Fe2 plus disproportionate है ना, proportionate और नॉट। डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है पहले तो ये बता दो, तभी आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा।
विल Fe2+ डिस्प्रपोर्शनेट और नॉट, ऐसा हमसे पूछा है और हमको दिया क्या है Fe2+ अगर Fe में जाता है तो उसको लगता है कितना माइनस में 0.44 वोल्ट, और अगर Fe3+ से वो Fe2+ से अगर वो Fe3+ में जाता है तो उसको लगता है कितना 0.77 वोल्ट। तो हमें बताना है क्या वो डिस्प्रपोर्शनेट होगा या नहीं होगा, इतनी सी कहानी है जो हमें बतानी है। तो मुझे बताओ भैया क्या होने वाला है, दिमाग लगा के करो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। पांच सात मिनट दे रहा हूं सोचने के लिए। बताओ भाई क्या होगा, आइडिया लग रहा है कुछ डिस्प्रोपोर्शनेट होगा। होगा। हाँ सर। चलो हाँ देखो आंसर तो सही है होगा, अब मैं करके बताता हूँ कैसे होगा।
जैसे मान लो एक सेल रिएक्शन तो हमको ऐसा दिया है कि Fe2 प्लस किसमें जा रहा है, Fe3 प्लस में, और एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जाएगा तो, और उसका ई सेल हमें दिया है कितना, 0.77 वोल्ट। ऐसे एक रिएक्शन दिया है मेरा Fe2 प्लस किसमें जा रहा है, Fe में। ये Fe में तभी जाएगा जब 2 इलेक्ट्रॉन की गेनिंग होगी, तो Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर Fe में जाएगा। इसका ई सेल दिया है माइनस में 0.44 वोल्ट। डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब होता है Fe2 प्लस के डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब है Fe ऑक्सीडाइज भी हो और Fe रिड्यूस भी हो, ठीक है। तो अगर हम दोनों रिएक्शन को ऐड करें तो Fe2 प्लस Fe में भी जाएगा और Fe3 प्लस में भी जाएगा। तो हम ऐड करने के लिए क्या करता हूं, मैं इस फर्स्ट वाली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या होगा, 2Fe2 प्लस गिव्स Fe3 प्लस डबल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया मैंने, बताओ, मैंने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने को। इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए दोनों के इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। अब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसका ई सेल क्या हो जाएगा, क्या होगा इसका ई सेल, बोलो। वन 1.1। इसका ई सेल सेम ही रहेगा, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था ये मल्टीप्लिकेशन एडिशन ई सेल में नहीं चलता, सभी डेल्टा जी में चलता है। अब देखो इस रिएक्शन को ऐड किया तो क्या मिलेगा मुझे, 3Fe2 प्लस गिव्स Fe प्लस 2Fe3 प्लस। इसका ये जो इसका डेल्टा ई आए या फिर इस रिएक्शन का जो ई आएगा वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्यों ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि इसका ई अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो रिएक्शन फिजिबल होगी, मतलब Fe2 प्लस क्या हो रहा है, डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है, वो रिड्यूस होकर Fe में भी जा रहा है, वो ऑक्सीडाइज होकर Fe3 प्लस में भी जा रहा है। समझ में आई बात? हाँ सर। तो इसका डेल्टा, इसका ई निकालता हूं। देखो इसके लिए डेल्टा G1 मान लिया, इसके लिए डेल्टा G2 मान लिया, इसके लिए डेल्टा G3 मान लिया। तो रिलेशन क्या हुआ, मैं रिलेशन ऐसा बोल सकता हूं, डेल्टा G3 इज इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2, बोल सकता हूं ऐसा। हाँ। अब देखो डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं मैं, माइनस एन एफ ई सेल जो मुझे निकालना है इज इक्वल टू माइनस एन एफ, और अंदर आएगा क्या, अंदर आएगा माइनस में 44, माइनस में 0.44 माइनस एन, एन की वैल्यू कितनी है G2 के लिए 2, F 0.77। चलिए अब देखो क्या होगा आगे, हम लोग सभी से 2F को कैंसिल कर दे तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस ई, इधर क्या बचेगा 0.44, इधर क्या बचेगा माइनस 0.77, ऐसा ही बचेगा। हाँ सर। तो ई सेल कितना आ गया 0.77 माइनस 0.44, मतलब 0.33 वोल्ट, जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो मतलब ये डिस्प्रोपोर्शनेट होगा या नहीं होगा, होगा। होगा। समझ आया फंडा, हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। सर डेल्टा G3 का n कैसे लिखा? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो रहे हैं ना, देखो ओवरऑल ये देखो जो डेल्टा G3 वो नेट सेल रिएक्शन है, कंप्लीट सेल रिएक्शन, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, इसलिए मैंने 2 लिख दिया है। हाँ सर। समझ गए? हाँ। चलो ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं होमवर्क की।
हमारा होमवर्क क्या है? होमवर्क है एक्सरसाइज 3 कंप्लीट। एक्सरसाइज 2 तक तो मैंने तुम्हें कल ही दे दिया था। एक्सरसाइज 3 कंप्लीट करके लाना है ORM 2 का। डिस्कशन कब करेंगे वो मैं तुम्हें बता दूंगा एक क्लास पहले, ठीक है? बोलो। हाँ सर। ओके सर। हाँ सर। चलो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही।